सर्वेभ्यो नमो नमः। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ण विचार को देखा था, अर्थात कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, इस विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग उच्चारण स्थान की ओर देखेंगे। वास्तव में ये बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। हम हमेशा बोलते हैं, वाक् व्यवहार करते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी सोचते हैं कि हमारे मुंह से वर्ण निकलते कैसे हैं। हृदय स्थान से वायु ऊपर की ओर चलती है और कंठ, तालु, मूर्धा, नासिका, ओष्ठ, दंत आदि स्थानों से टकराते हुए बाहर की ओर निकलती है और वर्ण ध्वनि प्रकट होते हैं। अब हम लोग आज के वीडियो में देखें कि कौन सा वर्ण किस स्थान से उच्चरित होता है। आप अगर देखेंगे तो कुछ वर्ण ऐसे हैं जो एक स्थान से उच्चारित होते हैं और कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में दो स्थानों की सहायता ली जाती है। प्रत्याहार सूत्र को ध्यान में रखते हुए चलें। प्रथम हमारा स्वर था अ। इस अ के साथ कवर्ग के जितने भी वर्ण हैं, क, ख, ग, घ और अंग, इसके साथ ही साथ ह और विसर्ग। पुनः हम लोग देखें अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान होगा कंठ। कंठ के बाद दूसरा जो उच्चारण स्थान आता है वो है तालु। और के बाद जो दूसरा स्वर था ई, वो तालु स्थान से जाएगा। इसके साथ ही साथ चवर्ग के सभी वर्ण च, छ, ज, झ, य और य तथा तालव्य श। वास्तव में इस श का नाम तालव्य श इसलिए है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है। तो तालु से उच्चरित होने वाले ये वर्ण हुए। इसके बाद तीसरा जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। उपपद्यमानीयानाम ओष्ठो, अर्थात उ अर्थात पवर्ग के सभी वर्ण प, फ, ब, भ, म और इसके साथ उपध्यमानी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब ये उपध्यमानीय क्या है? वास्तव में आज के समय में लौकिक संस्कृत में ये व्यवहारित नहीं हो रहे हैं, परंतु अगर आप प्राचीन पांडुलिपि देखें या प्राचीन प्रेस से छपे हुए पुस्तकों को भी देखेंगे तो प और फ के पहले अर्ध विसर्ग के समान जो चिन्ह लगा रहता था उनको हम उपध्यमानीय कहते थे। इनका उच्चारण होगा अफ अफ। ये उपध्यमानीय है और इनका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। अगला जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। उ के बाद री और री के साथ टवर्ग के सभी वर्ण र और श। इसका उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और मूर्धन्य श। पुनः चूंकि मूर्धा से इस श का उच्चारण होता है इसलिए इसे मूर्धन्य श भी कहा जाता है। लोक व्यवहार में अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम रख देते हैं, किंतु मुख्य रूप से सही रूप से इसका नाम मूर्धन्य श है। अगला जो उच्चारण स्थान है दंत अर्थात दांत। इससे उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं ऋतु लसानाम दंता। लृ तवर्ग के सभी वर्ण त, थ, द, ध, न, ल और दंत्य स। ऐसा स जो कि दांत से उच्चारित होता है। इन वर्णों के उच्चारण में दंत की सहायता आवश्यक होती है। अर्थात अगर सामान्य रूप से कहें तो किसी का दांत नहीं है, दांत टूट गए हुए हैं, वो दंत स बोलने में अक्षम होगा, वो स की जगह फ बोल देगा।
इसके बाद जो उच्चारण स्थान है, सहायक उच्चारण स्थान है, वो है नासिका। आप देखेंगे हर एक वर्ग में जो पांचवा वर्ण है, जैसे कवर्ग का पांचवा वर्ण न, चवर्ग का य, पवर्ग का म, टवर्ग का ण और तवर्ग का न, ये अपने मूल उच्चारण स्थान कंठ, तालु इत्यादि से तो उच्चारित होते ही हैं, साथ ही साथ इनके उच्चारण में हम नासिका की भी सहायता लेते हैं। अर्थात अगर हमें कवर्ग का पांचवा वर्ण बोलना है न, तो हमने कंठ की भी सहायता ली और नाक की भी सहायता ली। इसीलिए कहा भी गया है यमंगणनम नासिका च, अर्थात य, म, ङ, ण, न और म, इनके उच्चारण में नासिका की भी सहायता ली जाती है। इसके साथ ही साथ अनुस्वार का जो हम प्रयोग करते हैं, ऊपर में जो बिंदी की तरह से जो प्रयोग करते हैं अनुस्वार, इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ ऐसे वर्ण हैं, जैसे यहां पर भी हुआ कंठ और नासिका दोनों की सहायता से ही उच्चारित होने वाले वर्ण हर एक वर्ग के पांचवें वर्ण। इसके साथ साथ अनुस्वार ये स्वतंत्र रूप से नासिका से उत्पन्न होने वाला था। इसके बाद जो वर्ण आएंगे वो दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, जैसे ए और ऐ। ए दयितो हो कंठ तालु, यानी ए और ऐ इनको बोलने में हम कंठ की भी सहायता लेते हैं और तालु की भी सहायता लेते हैं। इसके साथ ही साथ आगे की ओर देखें, ए ऐ हो चुका है, अब है ओ और औ। इनके भी उच्चारण में हमको कंठ की सहायता लेनी होगी और उसके साथ ही साथ ओष्ठ की भी सहायता ली जाती है। अर्थात ओ और औ ये कंठ और ओष्ठ इन दो उच्चारण स्थानों की सहायता से उत्पन्न होते हैं। व के भी उच्चारण में हमें दंत की और ओष्ठ की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात व ध्वनि का उच्चारण करना हो तो हमें दंत और ओष्ठ इन दोनों उच्चारण स्थानों का प्रयोग करना होता है। अर्थात वायु जो है वो दंत और ओष्ठ इन दो उच्चारण स्थानों से टकराते हुए बाहर की ओर निकलती है, तो वह ध्वनि प्रकट होती है। जैसे हम लोगों ने यहां पर जिह्वा मूलीय उपध्यमानीय देखा था, उसी प्रकार से कुछ वर्ण होते हैं जिनको हम जिह्वा मूलीय कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग होता है, अर्थात जिह्वा जहां से प्रारंभ होती है। तो ये हैं अहक और अहख। ये जिह्वा मूलीय वर्ण कहे जाते हैं क्योंकि इनका प्रादुर्भाव जिह्वा के मूल से होता है। इनका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल होता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने उच्चारण स्थान की ओर देखा। उच्चारण स्थान जो है ये 1, 2, 3, 4, 5 मुख्य रूप से हुए और यहां से नासिका ये कुछ वर्णों के उच्चारण में सहयोग देने वाली हुई। वर्ग के जो पांचवें वर्ण हैं उनके उच्चारण में सहयोग देती है। उनके मूल उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाता है। ए और ऐ ये दो उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले हैं, कंठ और तालु। उसी प्रकार से कंठ और ओष्ठ इन दो उच्चारण स्थानों के संयुक्त
ध्वनि से, माफ कीजिएगा, इन दो उच्चारण स्थानों के संयुक्त प्रयास से या इन दो उच्चारण स्थानों पे संयुक्त रूप से वायु के घर्षण से उत्पन्न होते हैं ओ और औ। व ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए हमें दंत और ओष्ठ इन दो उच्चारण स्थानों का प्रयोग करना होता है। साथ ही साथ अक और अख ये दो ऐसे हैं जिनका उच्चारण जिह्वा के मूल भाग से होता है, अतः इन्हें जिह्वा मूलीय भी कहा जाता है। हम लोगों ने आज उच्चारण स्थान को देखा। अब इसके बाद हम लोग उच्चारण में जो प्रयत्न किए जाते हैं, दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं, दो प्रकार के यत्न होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। इन दोनों प्रयत्नों के विषय में समझेंगे और साथ ही साथ स्वर वर्णों के कितने भेद होते हैं इस चीज को भी जानने का, सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।